ऐसा परिपथ है हमारे पास जिसमें हम लोगों ने क्या जोड़ा है, एक प्रेरक कुंडली जोड़ी है, एक प्रेरक कुंडली जोड़ी। ये हमने एक प्रेरक कुंडली, ये प्रेरक कुंडली या इसको हम इंडक्टर बोलते हैं, ये हमने किसी परिपथ में जोड़ दिए। और इसके बीच में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी जोड़ दिया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत समझना होगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और दिष्ट धारा स्रोत क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वो प्रत्यावर्ती होगी, मतलब एसी करंट ही होगा, अल्टरनेट करंट ही होगा। और यहां पर एक प्रेरक कुंडली है। प्रेरक कुंडली के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेरक कुंडली के बारे में हम लोगों ने इसके पहले एक टॉपिक है, चैप्टर है हमारा, इसके पहले की यूनिट का, इसी यूनिट का पहले का टॉपिक है। आप लोग सिलेबस चेक कीजिएगा, वहां पर हम लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा को कुंडली से जोड़ा जाए, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा को किसी कुंडली से जोड़ा जाए, मतलब कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा अगर प्रवाहित की जाए, किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाए, तो उससे संबंधित जो धारा होगी, उससे संबंधित जो धारा होगी वो क्या होगी, बदलेगी, चेंज होगी। दूसरा केस, इसके साथ साथ इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बदलेगा। तीसरा केस, जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इसका फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स चेंज होगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। जो डेरिवेशन हम लोगों को फाइनली एग्जाम में करना है वो तो आप लोग किसी भी तरीके से रट सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझिए पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या हम लोग यहाँ पर देखने वाले। देखिए, अगर किसी प्रेरक कुंडली में अगर हमने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की है तो प्रत्यावर्ती धारा बदलेगी और उसमें फिर चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। देन चुंबकीय क्षेत्र के बदलने के बाद उसमें चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो भी बदलेगा। और फैराडे के नियम से कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। और जो क्या कहलाता है, इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण की घटना, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। लीजिए दोस्तों, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा और इसके पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आप लोग याद रखिएगा ताकि आप लोग इस एल परिपथ को बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो यहां पर हम लोग एल परिपथ पढ़ रहे हैं, और एल परिपथ मतलब कि एक हमने इसमें प्रेरक कुंडली जोड़ दी है, प्रेरक कुंडली, एक यहां पर हमने इंडक्टर जोड़ दिया हुआ है इसमें, और इसमें एक वोल्टता मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसको जोड़ा है। और जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता कितनी होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता हो जाएगी हमारे पास V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती वोल्टता हो गई V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। समझिए V क्या है, वोल्टता का ताक्षणिक मान लिखिएगा बार बार ताकि आप लोग इसको याद कर सको। V नॉट क्या है, V नॉट ये होता है इसका शिखर मान, ये होता है इसका शिखर मान। अब देखिए, यहां से हम लोग सॉल्व कर दे तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का एक लूप नियम है, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से सीधी सीधी चीजें देखिए कि जब हमने प्रत्यावर्ती धारा इसमें प्रवाहित की और कुंडली में जाकर जब प्रत्यावर्ती, क्योंकि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान बदलता रहता है, तो जब प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलता रहता है तब चुंबकीय क्षेत्र जब बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बदलेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को समझना है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग उसको देख सको, अच्छे से समझ सको, ठीक है। और फैराडे के नियम के अनुसार जब उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई इंडक्टर, एक कुंडली लगी हुई है तो ये चीजें आप लोगों को समझनी ही होगी। लीजिए आगे बढ़ते हैं यहां से। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने लगाया किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम से आप लोग समझिएगा, किरचॉफ के नियम से समझिएगा, सभी वोल्टता, ये अगर आप लोग एग्जाम में नहीं लिखो, ये वाली स्टेप जो मैं लिख रहा हूं तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। सभी वोल्टता का योग कितना होगा, सभी वोल्टता का योग होगा 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, V माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, बट ये मैंने अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है, सभी वोल्टताओं का योग 0 होता है, तो इसको आप लोग चेक कीजिएगा। मैं लिख रहा हूं V इज इक्वल्स टू एल
डी आई बाई डी टी। ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ये सेल्फ इंडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है और उसी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, टारगेट क्या है हमारा? हमारा टारगेट है हमको आई की वैल्यू चाहिए, हमारा टारगेट है हमको आई की वैल्यू चाहिए। अब आई की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये वी है, ट्रांसफर कर दीजिए, सबको पक्षांतरण कर दीजिए, यहाँ पर डी आई रहने दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वी, ये आ जाएगा हमारे पास v अपॉन एल और ये आ जाएगा डी टी। ट्रांसफर कर दिया हमने, डी टी को इधर ला लिया, आई को यहीं पर रहने दिया। इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, डी आई इज इक्वल्स टू ये v अपॉन एल और ये हो जाएगा हमारे पास डी टी। अब दोस्तों v की वैल्यू क्या होती है? v इज इक्वल्स टू, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 जो हमने इसको दिया नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से क्या केस बनेगा? इक्वेशन 1 से v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी होता है, तो v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी यहाँ पर आप लोग रख दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी। तो डी आई इज इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया dt अपॉन क्या हो गया l। हमको i की वैल्यू चाहिए, i की वैल्यू चाहिए। i की वैल्यू को निकालने के लिए चेक कीजिएगा, i की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा डी आई। कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, ध्यान से देखिएगा, बायो वाले भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स का। चीजें मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। v0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा dt। देखिए, जितनी भी फिक्स वैल्यूज होती है उसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम बाहर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा di इक्वल v0 फिक्स वैल्यू, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा dt। अब देखिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग कैसे समझना है, समाकलन के कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से चेक कीजिएगा समाकलन के कुछ फॉर्मूले, समाकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले। तो समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमने इंटीग्रेशन dx किया है तो ये होता है x, अगर हमने इंटीग्रेशन x² dx किया है या तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3/3। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला x की पावर n dx इक्वल x की पावर n+1 अपॉन n+1, पहला कॉन्सेप्ट। तो जब हम di का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास i, di का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ गया हमारे पास i, और ये आ जाएगा v0 अपॉन l। अब दोस्तों साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से देखिए, इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर साइन, यहाँ पर मैं इसको ax प्लस बी के हिसाब से समझाता हूँ, देखिएगा, क्योंकि ax प्लस बी भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये डी थीटा होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आना चाहिए हमारे पास dx। तो साइन ax प्लस बी dx इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस बी। और दोस्तों ये वाला जो a है ये इसके भाग में आ जाता है, इसके बटे में आ जाता है। तो अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन ओमेगा, सॉरी साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो i इज इक्वल्स टू माइनस v0 अपॉन l और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इतना तो आप लोगों को क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्यों लिख दीजिएगा, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसको चेंज करना है। चेंज करने का सेंस क्या है कि आई हम लोगों ने निकाला है माइनस v0 अपॉन ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर जो वोल्टता दी हुई है ये देकर रखी हुई है v0 साइन ओमेगा टी, v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी। तो जब हम इसका फेस डिफरेंस निकालेंगे, कला का अंतर निकालेंगे, तो दोनों को साइन में होना जरूरी है। एक हमारे पास v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी है, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास कितना है, i इक्वल I0 कॉस ओमेगा टी है। तो हमको पहले इसको भी साइन में चेंज करना है। तो साइन में चेंज करने के लिए देखिए, साइन में चेंज करने के लिए आप लोगों ने 10th या 12th क्लास में मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट देखे होंगे। कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर हम कॉस ओमेगा टी को क्या लिख देंगे, कॉस ओमेगा टी को लिख देंगे साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल माइनस v0 ओमेगा एल, और कॉस थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे साइन, कॉस थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे साइन 90 को लिखते हैं पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखिए फिर से, तो ये आई इक्वल कितना आ गया हमारे पास, माइनस v0 ओमेगा एल अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए कि यहाँ पर फेज का डिफरेंस ओमेगा टी है और यहाँ पर पाई बाई 2
माइनस ओमेगा टी है, तो हमको इस ओमेगा टी को सामने लेकर आना है। सीधा सीधा अगर हम समझे तो इस ओमेगा टी को हमको सामने लेकर आना है। जब हम इस ओमेगा टी को सामने लेकर आएंगे तो आई इज इक्वल्स टू, कोई लॉजिक नहीं है, फिर से मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा ये होता है साइन माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस माइनस को हम पास में लाते, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, देखिए ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ये वाला माइनस का साइन लगा देता हूँ, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा का टी, ओमेगा टी। अब लीजिए इसको आगे और सॉल्व करते, तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी। अब हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से लिखने का सेंस, आई इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, यहाँ पर देखिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनने वाला है और बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या होने वाले। सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट एक हमारा सर्किट है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए बेसिक चीजें आप लोगों को देखनी है। अब देखिए कंपेयर कीजिए, v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरा, इससे तुलना किसकी करेंगे हम, i इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब मैं अगर यहाँ पर i की इक्वेशन लिखूँ तो i इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये इसकी इक्वेशन हो गई। i के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, i के प्लेस पर, सॉरी आई नॉट के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। पहला ये हमने निकाला धारा का शिखर मान, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो धारा का शिखर मान अगर बोलेगा तो ये धारा का शिखर मान आप लोगों को यहाँ से निकालना, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये धारा का शिखर मान हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ से, अगर यहीं से हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालना है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब किसी परिपथ में, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा, जब किसी परिपथ में आर, खाली आर लगा होगा, जब किसी परिपथ में खाली आर लगा होगा तब हम प्रतिरोध को प्रतिरोध ही बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जब किसी परिपथ में एल लगा होगा तो हम इसको बोलेंगे प्रतिघात। प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस, रिएक्टेंस बोलेंगे। रिएक्टेंस, तो जब हम यहां से मान निकालेंगे और रिएक्टेंस होता है एक्सएल, इसको हम किससे दर्शाएंगे, एक्सएल से, ठीक है। प्रतिघात को किससे दर्शाते हैं, एक्सएल से दर्शाएंगे। तो यहां से जब हम इसको निकालेंगे आई नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एल। दोस्तों समझिएगा, आई नॉट अपॉन वी नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा एल। समझिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट, v इज इक्वल्स टू होता है आई आर और r इज इक्वल्स टू होता है v अपॉन आई, r इज इक्वल्स टू होता है v अपॉन आई। और जब किसी परिपथ में L लगा होगा तो इस प्रतिरोध को हम लोग XL से डिनोट करते हैं। तो XL इज इक्वल्स टू वी नॉट ऊपर चले जाएगा, आई नॉट नीचे आ जाएगा, और ओमेगा एल ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मतलब कि अभी हमारे पास आई नॉट अपॉन वी नॉट की वैल्यू निकली है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग कर लीजिए वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एल। तो ये XL इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो इसको जब हम लिखेंगे अच्छे से तो ये हो जाएगा हमारे पास वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू XL, क्योंकि प्रतिरोध R को ही XL बोलेंगे जब हमारे पास किसी परिपथ में L लगा होगा। तो ये हमने यहाँ पर इसका कंपैरिजन कर लिया, ये कंपैरिजन कर लिया। अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट और देखिए, जब तक इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक सारी चीज़ें देखना है जो एग्जाम में हम लोगों को लिखनी होती है, एग्जाम में लिखनी है, समझनी भी है, कितने अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। अब लीजिए दोस्तों, ग्राफ बनाना है हमको, इसका फेजर डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी आप लोगों को यहाँ से देखना है। कंपेयर करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, v इक्वल हम लोगों ने निकाला वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i इक्वल हम लोगों ने निकाला आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो क्या बोल सकते हो, i v से पाई बाई 2 पीछे है, ठीक है। i जो है v से पाई बाई 2 पीछे है, और या क्या बोल सकते हो, v जो है i से पाई बाई 2 आगे है। दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख सकते हो। और मान बड़ा किसका है तो मान ज्यादा किसका है, यहां पर लिख दीजिए आई नॉट का मान छोटा है वी नॉट से, आई नॉट का मान छोटा है वी नॉट से। क्योंकि आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, या उसको हम एक्सएल बोल सकते हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, तो लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं और फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर
डायग्राम। फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम के लिए दोनों तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा। फेजर डायग्राम के लिए तो ये हम लोगों ने ये बनाया, ये V के लिए है और ये I के लिए। देखिए दोनों में ये हमने V के लिए इसको मान लिया कि ये हमारा V नॉट है, ये V नॉट है। कला का अंतर देखिएगा, कला का अंतर ये है हमारे पास, ये हमने इसको ओमेगा टी मान लिया क्योंकि V के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हमने V के लिए लेट कर लिया, ये मान लिया कला का अंतर। अब चेक कीजिए I के लिए हमको कला का अंतर बनाना है, I के लिए कला का अंतर बनाना है, मतलब कि फेज डिफरेंस दोनों में कितना है। तो हमने उसको बताया कि फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर π/2 का फेज डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच का जो फेजर डायग्राम बनेगा, इन दोनों के बीच का जो फेजर डायग्राम बनेगा, देखिए इस वाले के बीच में क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इस वाले के बीच में ये V नॉट और I के बीच में π/2, मतलब कि धारा I वोल्टता V से कला में π/2 पीछे है, π/2 पीछे है, या V जो है उससे आगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों के बीच में एक 90 का एंगल बनाना है। ये लीजिए मैंने 90 का एंगल बना दिया, और दोस्तों ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम कंप्लीट। इन दोनों के बीच में कितने का, 90 का अंतर है। ये फेजर डायग्राम है V और I के बीच का, तो ये आप लोगों को समझना है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, ग्राफ के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ चीज़ें, समझिएगा कि साइन का ग्राफ कौन सा होता है, ये कॉस का ग्राफ होता है। कॉस का ग्राफ मतलब कि कॉस थीटा, अब कॉस थीटा तो कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 मतलब π/2 इसकी वैल्यू होती है 0। सेकेंड केस हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉस 180, कॉस 180 मतलब कि पाई इसकी वैल्यू होती है -1। फिर हम देखेंगे कॉस 270, तो कॉस 270 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। फिर यहाँ पर देखेंगे 360, तो कॉस 360 की वैल्यू, कॉस 360 की वैल्यू, कॉस 360 इसकी वैल्यू होती है, 360 की वैल्यू होती है वापस 1। तो जब हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसको पूरा ऐसा बनाते हुए ये आगे ऐसा बना देंगे, तो ये होता है कॉस का ग्राफ। ग्राफ भी बनाना है तो ग्राफ को भी समझना पड़ेगा, ये ग्राफ है कॉस का, तो कॉस के ग्राफ को भी समझना है और उसको भी अच्छे से समझना है। और दोस्तों ये होता है कॉस थीटा का ग्राफ, मैंने आपको डायरेक्ट एक उधर बता दिया, एक यहाँ पर बता दिया। जहाँ से आप लोगों को समझ में आए वहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा कि कॉस के ग्राफ को हम लोग कैसे बना सकते हैं। π/2, पाई, 3π/2 और ये पाई, इनकी वैल्यू भी मैंने आप लोगों को बता दी। ध्यान से देखिए, दोनों ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गए और यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हमको V नॉट और I नॉट के बीच में ग्राफ बनाना है, तो V नॉट और I नॉट के बीच में हम ग्राफ बना देते हैं। तो V नॉट और I नॉट के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो पहला हमको ये तो पता है कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि देखिए V इक्वल क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन का ग्राफ बेसिकली ऐसा ही बनेगा, साइन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ये साइन का ग्राफ बन गया लीजिए। और ये इसकी पीक वैल्यू हो गई, किसकी पीक वैल्यू हो गई, V नॉट की पीक वैल्यू हो गई। लेकिन दोस्तों कॉस का ग्राफ बनाना है, अब कॉस का ग्राफ बनाने के लिए वापस आइए, क्यों कॉस का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, अब π/2 माइनस पाई का ग्राफ बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन को हमने कहाँ से सॉल्व किया था, यहाँ से सॉल्व किया था, यहाँ से देखिए ये यहाँ से सॉल्व किया था। मतलब I इक्वल V नॉट अपॉन ओमेगा एल और माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम सेकंड के लिए I के लिए ग्राफ बनाए, एक तो फेजर डायग्राम हम लोगों ने बनाया और ग्राफ बनाए, तो हम साइन का ग्राफ ना बनाकर माइनस कॉस का ग्राफ बनाए तो वो भी हमारे लिए सही होगा। माइनस कॉस का ग्राफ बनाए तो माइनस कॉस का ग्राफ, जो भी कॉस का ग्राफ होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, जो भी कॉस का ग्राफ होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी कॉस का ग्राफ होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 जो है -1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 0 तो 0 ही रहेगा और जो 1 रहेगा वो क्या हो जाएगा, -1। तो ग्राफ जो 1 का +1 का ऊपर से स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा नीचे से, और वो कुछ ग्राफ ऐसा बनकर ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। फिर से समझिए, साइन कॉस के ग्राफ मैंने बता दिए। तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का ग्राफ बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाना पॉसिबल है। फेज चेक करना है हमको, तो ग्राफ बनाने के लिए फेज चेक करना है, जो उनकी कला का अंतर है वो चेक करना है और वहां से समझना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सॉल्व किया है, हमारे क्वेश्चन में सॉल्व किया है, इसलिए मैं बार बार इस पर ध्यान दे रहा हूँ और बार बार इसको समझा रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को समझना पड़ेगा।
कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझ में आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार समझ में आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने सर्किट बने, सर्किट मतलब कि परिपथ है, उसमें हमको आर सॉल्व करना है, एल सॉल्व करना है, सी करना है, आर सी, एल सी आर, आर एल, ये सारे सर्किट सॉल्व करना है और परिपथ को बनाना है। उसके लिए आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए। तो बेसिक तरीका जो ग्राफ बनाते वो यहाँ पर बनाते, ये यहाँ पर बनाते, तो इससे हम बनाएंगे। तो इसका ग्राफ हम जब बनाएंगे तो मैंने आपको माइनस कॉस का ग्राफ समझाया है, तो माइनस कॉस के ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ से इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा। ये आप लोगों को समझना है। ये ग्राफ है किसका, जब किसी परिपथ में क्या लगा हो, कॉइल लगी हो, ठीक है। कॉइल मतलब जिसका स्वप्रेरण ये L होता है और उसमें हमने एक वोल्टता लगाई V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इसमें करंट जो है प्रत्यावर्ती करंट प्रवाहित होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जब हमने किसी प्रत्यावर्ती धारा को कुंडली से जोड़ेंगे तो कुंडली में जो संबंधित धारा है वो कैसी होगी, बदलेगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा, उसके साथ साथ फ्लक्स भी बदलेगा, और फिर फैराडे के नियमानुसार उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो क्या कहलाएगा, जो स्वप्रेरण कहलाएगा। लीजिए सारे नोट्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, तो ये नोट्स भी आप लोग देखिएगा, इन्हीं नोट्स में से आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ये नोट्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बारीक बारीक चीजें सारी लिख दी हुई है, इतना ही डेरिवेशन आप लोग अगर एग्जाम में सॉल्व करते हो तो भी आप लोगों को पूरे से पूरे मार्क मिलेंगे। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको समझिएगा और समझकर सॉल्व करना है, रटना नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप लोग उसको अच्छे से बना पाओगे। लीजिए दोस्तों, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और इसका ग्राफ भी मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो इसको आप लोगों को समझना है और चेक करना है कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर